गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री में हमारे चैप्टर 3 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है मंगोल्स जब इन्वेड करते हैं दिल्ली सल्तनत पे तो कैसे दिल्ली सल्तनत जो है उनसे निपटती है, ठीक है, कैसे उनको फेस करती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मंगोल्स का जब नाम आता है तो स्पेशली हमारे दिमाग में जो पिक्चर आती है वो होती है चंगेज़ खान की, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये चंगेज़ खान की है जो एक बहुत ही महान मंगोल इन्वेडर था, ठीक है। और यहाँ पर इसने जब अटैक किया, ठीक है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। The Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219 and Delhi Sultanate faced their onslaught soon after, ठीक है। तो इस लाइन में ये बता रहा है कि सबसे पहले मंगोल्स चंगेज़ खान के अंडर, ठीक है, चंगेज़ खान को बहुत सारे चंगेज़ खान भी बोलते हैं, ठीक है, उसके कई अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। चंगेज़ खान के अंडर में जो है सबसे पहले 1219 में ईरान के एक इलाके ट्रांसोक्सियाना में उन्होंने हमला बोला और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का नंबर था, ठीक है। अब ये ईरान कहाँ है, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं ना इंडिया के, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया के बाद क्या पड़ता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद क्या बात पड़ता है, अफगानिस्तान, और उसके बाद क्या पड़ता है, ईरान, ठीक है। तो जो मंगोल्स थे उन्होंने सबसे पहले ईरान पे हमला किया और उसके बाद उनका था टारगेट हमारे इंडिया की दिल्ली सल्तनत पे हमला करने का, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे जो है मंगोल्स ने हमला किया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि मंगोल्स जो हैं वो दो दिल्ली सुल्तान्स के जब कार्यकाल थे उस समय उन्होंने मेन हमला किया था और वो था पहला अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा था मोहम्मद तुगलक, ठीक है। इन दोनों ही रूलर्स के पीरियड में मंगोल्स ने दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ठीक है। और अब हम आगे एक टेबल के थ्रू, एक कंपैरिजन के थ्रू ये देखेंगे कि कैसे इन दोनों ही रूलर्स ने, जब मंगोल्स का अटैक इन पर हुआ तो कैसे इन दोनों रूलर्स ने जो है उसका जवाब दिया और कैसे उस अटैक को उन्होंने फेस किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली पर मंगोल्स ने 2 बार अटैक किया, ठीक है, ट्वाइस, 2 बार अटैक किया। पहली बार 1299 या 1300 के अराउंड में और दूसरी बार 1302 और 1303 के अराउंड में, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे निपटने के लिए जो है एक डिफेंसिव मेजर क्या होता है, मतलब अपनी आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने जो है आर्मी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपनी आर्मी को जो है दिल्ली में ला करके खड़ा कर दिया, ठीक है। लड़ने के पर्पज़ से नहीं, उन पे हमला बोल के उनको कब्जा करने के पर्पज़ से नहीं, बस अपने पूरे दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए जो है उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी को ला करके अपने दिल्ली में इकट्ठा कर दिया, ठीक है। वहीं जब मोहम्मद तुगलक पर अटैक हुआ, ठीक है, उसके रूल में अटैक हुआ तो उन्होंने क्या किया, द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, ठीक है। तो सुल्तनत जब मोहम्मद तुगलक था वो तो बहुत पढ़ा लिखा था, ठीक है, बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसने बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ी भरे भी डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से उसको लोग जानते हैं, ठीक है। तो जब मंगोल्स ने अटैक किया तो तुगलक ने जो है डिफेंसिव वे में जो है अपनी आर्मी को वहाँ नहीं खड़ा किया, बल्कि उसने जम के लड़ाई करी और पहली बार मंगोल्स को उसने हरा दिया। तो जब पहली बार उसने मंगोल्स को हरा दिया तो तुगलक जो है बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है, और फिर उसे इतना यकीन हो गया अपनी आर्मी के स्ट्रेंथ पे, अपने प्लानिंग के तरीके पे, कि उसने अब ये तय कर लिया कि अब जो है वो ईरान में जहाँ पे मंगोल्स ने हमला किया था वो वहाँ भी हमला करेगा, ठीक है। तो इसके लिए उसने और बड़ी आर्मी ला करके, स्टैंडिंग आर्मी मतलब पैदल सेना, ठीक है, और बड़ी आर्मी ला के खड़ी कर दी दिल्ली में, ठीक है। ये 2 तरीके हैं। देखिए अब इन दोनों ही किंग्स ने कैसे मंगोल अटैक्स को हैंडल किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बस अपने सुरक्षा भर के लिए जो है आर्मी को खड़ा किया और ताकि अपने आप को वो सुरक्षित रख सके अटैक से। तुगलक ने खुद को तो सुरक्षित रखा ही, पर अब
उसका प्लान था कि अब हम इराक पे भी हमला बोल के उसको भी कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो वो डिफेंसिव नहीं, वो अटैक वाला मेजर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने जो है, अब जो इतने सारे सोल्जर्स दिल्ली में आ गए हैं तो वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो जनता भी रहती है। तो उसने एक नया गैरिसन टाउन बनाया और उसका नाम रखा सिरी, ठीक है, जिसको आप दिल्ली में सिरी फोर्ट है ना वैसे, ठीक है। और वहाँ पर उसने अपने सोल्जर्स को वहाँ पर रखा, ठीक है। और तुगलक ने क्या किया, तुगलक ने जो इतनी सारी आर्मी बुला दी दिल्ली में, तो अब वहाँ के रेजिडेंट्स कहाँ जाएंगे, तो उसने कोई नया गैरिसन टाउन नहीं बनाया, बल्कि उसने दिल्ली के सारे रेजिडेंट्स को, जो वहाँ के निवासी थे, उनको शिफ्ट कर दिया दौलताबाद, ठीक है। दौलताबाद जो आज का प्रेजेंट डे ऑफ महाराष्ट्र कह सकते हैं, उस एरिया में शिफ्ट कर दिया। सोचिए, दिल्ली से महाराष्ट्र पूरे निवासियों को भेज दिया। और फिर दिल्ली में जो खाली पूरे दिल्ली बची, अब सब खाली मकान बचे, अब उसमें जिन्होंने जो है सारे सोल्जर्स को वहाँ पे उसने जगह दे दी, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं डील करने के, ठीक है। अब खिलजी ने क्या किया, अब हमें पता है कि अगर सोल्जर्स रह रहे हैं तो उन्हें खाना चाहिए ना, फेड करने के लिए खाना पीना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो गंगा यमुना के बीच का रीजन होता है, जमीन, गंगा और यमुना जो दो नदियां बहती हैं उनके बीच में जो लैंड होता है, ठीक है, वहां से जो भी प्रोड्यूस, मतलब जो भी खेती होती थी, जो भी अनाज उत्पन्न होता था, वहां से उससे जो टैक्स मिलता था, ठीक है, उससे जो है वो सोल्जर्स उससे कोई की जो है फीडिंग की प्रॉब्लम को हल करता था, ठीक है। और जो भी एक पीजेंट की जो भी यील्ड होती थी, ठीक है, उसका 50% टैक्स उसको देना पड़ता था, ठीक है। अब तुगलक ने कैसे अपनी आर्मी के लिए खाना और सब की व्यवस्था करी, खाने पीने की। तुगलक ने क्या किया कि प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टू फीड द आर्मी। अब जिस एरिया में आर्मी रह रही है उसी एरिया से उसने जो है टैक्स लेना भी शुरू कर दिया, ताकि वो आर्मी को फीड कर सके, ठीक है। और इतनी ज़्यादा उसने सोल्जर्स मंगा रखे थे, क्योंकि उसको तो ईरान पर अटैक करना था, कि उतने सोल्जर्स की नीड को पूरा करने के लिए जो है उसने अब उसको बहुत सारे और टैक्सेस जोड़ने पड़े, ठीक है। और उस एरिया में फिर रिजल्ट क्या, फेमिन की वजह से जो है वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है। अब खिलजी का देखते हैं, कंपेयर करते हैं। अब जो सोल्जर्स अटैक करने आए हैं, जो रह रहे हैं, उनको हाई सैलरी चाहिए, तभी तो वो लड़ेंगे, बिना पैसे के तो कोई काम करता नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उनको सोल्जर्स को कैश में सैलरी देने का फैसला किया, ठीक है, कैश में, ठीक है। लेकिन उनको इकताज नहीं दी। इकताज पढ़ा है आप लोगों ने, अभी वीडियो देखा था ना, कि इकताज क्या होता है, एक बड़ा सा लैंड होता है। उनको ज़मीन न दे करके अलाउद्दीन खिलजी ने उनको जो है कैश में पैसे देने की, सैलरी देने की का सोचा, ठीक है। वो कैश में इसलिए उनको सैलरीज दिया ताकि सोल्जर्स जाएं और उनको जो भी दिल्ली के मार्केट से जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन वहाँ के मर्चेंट से वो खरीद सकें, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अब वो दाम बढ़ा सकते हैं, है ना। तो फिर अगर दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के अपने मन का बेचेंगे तब तो कोई सोल्जर नहीं खरीद पाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया कि सारे ही जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जितने भी सामान थे मार्केट में, उन सब की जो प्राइस थी उसको कंट्रोल कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। और ऑफिसर्स का गठन किया जो केयरफुली सब चीज़ को देखते थे, सर्वे करते थे, जांच करते थे कि कहीं कोई व्यापारी अधिक दाम पे तो किसी सोल्जर को कोई सामान नहीं बेच रहा है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पाया गया तो फिर उसको जो है पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है। इस तरह से डर के मारे कोई भी मर्चेंट जो है अधिक दाम पे सामान नहीं बेचता था, और जो पैसे उनको कैश में मिलते थे सोल्जर्स को, उस पैसे से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पाते थे, ठीक है। जैसे हम आज दुकान पे जाते हैं तो जो भी हम सामान खरीदते हैं सब पे MRP लिखा होता है ना, कि ये 10 रुपए का है। तो 10 से अधिक अगर कोई दुकानदार आपसे मांगे कि हम 12 लेंगे, तो फिर आप उससे लड़ाई करते हैं, वो नहीं मानता तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं ना। कोई भी MRP से अधिक नहीं बेच सकता है, ठीक है। ठीक ऐसा ही अलाउद्दीन ने किया था, ओके। मोहम्मद तुगलक ने भी ये डिसाइड किया कि वो भी जो है सोल्जर्स को जो है कैश में ही सैलरी देगा, ठीक है। लेकिन उसने जो है मार्केट में जो प्राइस थी, दाम थे मर्चेंट्स के द्वारा लगाए गए, उसको कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। इंस्टेड उसने जो है एक टोकन करेंसी का इस्तेमाल किया। टोकन करेंसी मतलब जैसे आजकल हम लोग जो कागज का पेपर यूज करते हैं, पेपर की करेंसी है ना, एक पेपर लिया उस पर 2000 लिख दिया, ठीक है, वैसे। तो उस करेंसी का यूज किया, लेकिन
वो जो करेंसी थी वो बहुत ही चीप मेटल्स, चीप मतलब अच्छे खासे मेटल्स की नहीं, सस्ते ऐसे मेटल्स की बनी थी, ठीक है, गोल्ड सिल्वर की नहीं बनी थी, ठीक है। जैसा कि अभी आजकल क्या है, सब जगह जो है नोट चलता है, पेपर करेंसी चलती है, तो हमें पता है कि पेपर करेंसी कितनी वैल्यू, अगर हमें 10 का भी नोट मिलता है तो हम संभाल के रखते हैं, ठीक है। वैसे ही उस जमाने में, पहले टाइम में लोगों के यहाँ उस टाइम पे सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, ठीक है, वो बहुत कीमती थे, तो लोग उस पे अधिक विश्वास करते थे। अब जब तुगलक ने नया ये ऐड कर दिया ना, एक सस्ती चीप मेटल की करेंसी, तो लोगों को लगा कि अभी ये चल रही है, कल को ये बंद हो गई तो फिर क्या होगा। तो लोगों ने अपने गोल्ड और सिल्वर की करेंसी को खर्च न करके टैक्सेस और सब कुछ जो है इसी चीप मेटल की करेंसी से जो है देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने सारे अपने गोल्ड और सिल्वर के क्वाइंस को बचा लिया। लोग बहुत स्मार्ट निकले और सारे टैक्स जो हैं वो टोकन करेंसी से ही भरना शुरू कर दिया। और टोकन करेंसी की एक सबसे बुरी बात ये थी कि इसको कोई भी आराम से इसकी नकल बना सकता था, तो नकली करेंसी भी चलना बहुत आराम से शुरू हो गई, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ठीक है, अलाउद्दीन के ने जितने भी स्टेप्स लिए, ठीक है, मंगोल अटैक से डील करने के लिए वो बहुत सक्सेसफुल रहे। और सारे ही उस समय के जो क्रॉनिकलर्स थे, हिस्टोरियंस, उन्होंने बहुत तारीफ की कि इतने उसने प्राइसेस को चीप रखा, सस्ता रखा, मार्केट में जो गुड्स की सप्लाईज थी एकदम बढ़िया तरीके से की, ठीक है। और इसलिए वो मंगोल का जब हमला हुआ तो उससे बहुत सक्सेसफुली निपटने में कामयाब रहा, ठीक है। लेकिन वहीं पे तुगलक का जो भी स्टेप उसने लिए वो एक फेलियर साबित हुआ, ठीक है। पहली बात तो कश्मीर में जाकर के जब उसने कैंपेन करी वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर था उसके लिए, ठीक है। उसने जो प्लान किया कि वो जाके ईरान के इस शहर में हमला करेगा, वो बहुत बड़ा डिजास्टर था। जब उसको इसका एहसास हुआ तो उसने अपनी आर्मी को फिर वहां से हट गया, ठीक है, छोड़ दिया। इसके बाद जो है उसने जो अपने लोगों को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने में। फिर जो उसने टैक्सेस बढ़ा दिए गंगा और यमुना के बेल्ट के दौरान, उससे वहाँ पर विद्रोह पैदा हो गया, तो उसने बहुत ज़्यादा टैक्सेस, अलग अलग तरह के टैक्सेस लगा दिए, ठीक है। और टोकन करेंसी जो उसने चला दी, जिससे कि बहुत ज़्यादा मार्केट में फर्जी करेंसी चलना स्टार्ट हो गई और चीप करेंसी स्टार्ट हो गई चलना। तो इससे सब क्या हो, इन सब चीज़ों से जो है तुगलक जो है उतना एफिशिएंटली मंगोल इन्वेशन को डील नहीं कर पाया जितना एफिशिएंटली अलाउद्दीन खिलजी ने डील किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस सभी लिस्ट से ये जानते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो फेलियर था वो जो है एक ऐसा फेलियर था जहाँ पर उसको बहुत बुद्धिमान कहते थे, लेकिन वो सिर्फ कैप्चर करने के चक्कर में जो है उसने अच्छे से एफिशिएंटली अपने मेजर्स को नहीं इम्प्लाई किया, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन के जो डिफेंसिव मेजर थे कि नहीं हमें पहले अपनी सुरक्षा करनी है उसके बाद हम कुछ करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, ठीक है। आप देखेंगे कि तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी आई, लोधी डायनेस्टी आई, जो दिल्ली और आगरा में 1526 तक रूल की, ठीक है। जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा साउथ इंडिया, ठीक है, में बहुत सारे रूलर्स जो इंडिपेंडेंट थे अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिए, ठीक है। और इसी पीरियड के दौरान जो है हमें नए रूलर्स देखने को मिले जो बेसिकली अफगान्स और राजपूत थे, ठीक है। समझ में आ रहा सबको। अब या ऐसे ही समय में कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जहां पर बहुत छोटे समय के लिए कुछ नए पावरफुल और बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत ही वेल एडमिनिस्ट्रेड, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशासनिक कार्य करने वाले रूलर्स भी आए। उसमें से सबसे एक बेस्ट रूलर था शेर शाह सूरी, जिसने 1540 से 1545, ठीक है, इसने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से जगह के मैनेजर के तौर पर की थी, ठीक है। और वो जगह उसके अंकल के अंडर में थी, बिहार में, ठीक है। फिर उसने जो है उसको जो है मुगल एम्पायर से जो है डिफीट का सामना करना पड़ा, लड़ाई में हुमायूं से वो हार गया, ठीक है। शेर शाह दिल्ली का को कैप्चर किया और उसने अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई, जिसे कहते हैं सूरी डायनेस्टी, ठीक है। और सूरी डायनेस्टी जो है लगभग 15 ईयर्स तक ही रूल कर पाई, अधिक वो रूल नहीं कर पाई। पर इस 15 ईयर्स के दौरान
शेर शाह सूरी की जो डायनेस्टी थी उसमें सबसे बेहतरीन प्रशासनिक कार्य देखने को मिले। उसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो भी अच्छे मेजर्स थे, स्टेप्स थे, उसको उसने अडाप्ट किया और उनको और एफिशिएंट बनाया। ठीक है, फिर शेर शाह सूरी का जो मॉडल था एडमिनिस्ट्रेशन का, राज करने का, ठीक है, उसको जो है अकबर ने भी फॉलो किया। ठीक है, ताकि वो अपने मुगल एम्पायर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही और फाइनली आपका ये चैप्टर अब खत्म होता है।